नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की बड़ी बढ़त बनी हुई है। विधान परिषद खंड स्नातक की 3 और शिक्षक कोटे की 1 सीट पर रुझान में बीजेपी का दबदबा है। सपा 500 सीटों पर रुझानों में पिछड़ी है। कानपुर की शिक्षक एमएलसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल बीजेपी प्रत्याशी से लगातार आगे है और काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी का भी आरोप लगते हुए कानपुर में बीजेपी और गोरखपुर में सपा के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि 2024 के पहले एमएलसी चुनाव के नतीजे साफ करेंगे कि प्रदेश की जनता किसके साथ है और विपक्षियों को पसंद नहीं करती है। तो देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार जो है बढ़त बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और वहीं समाजवादी पार्टी ने अब 3 प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की घोषणा भी कर दी है। लेकिन उससे पहले एमएलसी चुनाव की बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव भी है और देखिए नगर निकाय चुनाव भी है, और ऐसे में उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की स्नातक एमएलसी चुनाव की मतगणना में बढ़त बनना, ये भारतीय जनता पार्टी से अच्छा संकेत मान रही है। और देखिए ये भी कह रही है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव की मतगणना और कई जगहों पर देखिए रिकाउंटिंग की मांग हो रही है, तो कई जगहों पर झड़प की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। हंगामे के दौरान कई बार मतगणना को रोकना पड़ा और शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। लेकिन देखिए कई बार मतगणना रोकनी पड़ी क्योंकि झड़प की तस्वीरें भी कई जगहों पर सामने आई हैं और बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि 2024 के पहले एमएलसी चुनाव ये एक बड़ा संदेश है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने 3 प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर अखिलेश यादव लगातार मंथन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के गठन का इंतजार हो रहा है। समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में 101 सदस्य होते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरह इस बार प्रदेश कार्यकारिणी में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा पार्टी के लगभग 17 अलग अलग विंग है, उनके भी अध्यक्षों की घोषणा की जा सकती है और पार्टी की ये कार्यकारिणी घोषित होने के बाद साफ हो जाएगा कि 2024 में समाजवादी पार्टी किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरेगी। तो देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद अब प्रदेश कार्यकारिणी की बारी है और कभी भी ऐलान हो सकता है। जल्द माना जा रहा है कि ऐलान होगा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरह इस बार ये माना जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी में भी संख्या बढ़ाई जा सकती है। मंथन चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई है जिसमें 64 सदस्यों का ऐलान हुआ है और ऐसे में प्रदेश कार्यकारिणी में यह माना जा रहा है कि जिन लोगों को जगह नहीं मिल पाई, जिन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, उन्हें जगह मिल सकती है प्रदेश कार्यकारिणी में। 3 प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की घोषणा और प्रदेश कार्यकारिणी के लिए लगातार ये मंथन समाजवादी पार्टी के बीच जारी है। जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कभी भी हो सकता है। और देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान और अन्य मुद्दों को लेकर अब समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ हमला बोलने के मूड में है। दरअसल अखिलेश इसके लिए रणनीति बना रहे हैं और अखिलेश यादव खुद इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। समाजवादी सूत्रों के मुताबिक भाजपा के 80 और 20 वाले बयान के जवाब में स्वामी के 85 और 15 वाली लड़ाई को आगे तक ले जाने के लिए अखिलेश रणनीति बना रहे हैं और इसी रणनीति का एक फोटो भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है जिसमें अखिलेश नेताजी मुलायम सिंह की तरह ही काली शेरवानी में नजर भी आ रहे हैं। देखिए, लड़ाई क्या होगी, कैसे होगी, अगले कुछ दिन में अखिलेश सबके सामने खुद 2024 के लिए कैंपेन भी जारी करेंगे। तो अभियान की शुरुआत खुद अखिलेश यादव कभी भी कर सकते हैं। सरकार के खिलाफ हमला बोलने की रणनीति बनाई जा रही है, ये सूत्र बता रहे। समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश में जुटी हुई है। देखिए, रामचरितमानस पर बयान के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर एक ऐसा हमला बोला कि राजनीति गर्मा गई। लेकिन बड़ा सवाल यह कि स्वामी वाला ये एपिसोड आखिर खत्म कब होगा, क्योंकि जब भी लगता है तभी कोई ना कोई आग में घी डालने का काम करता है। स्वामी की गांधीगिरी धमकी भरी, मानस पर महाभारत छीड़ी। होने वाले से अपमान का दर्द अगर आप पूछेंगे, उसकी पीड़ा कितनी दर्दनाक होती है। गांधी जी को इंडियन सा डाक कह करके जिस तरीके से अपमानित किया था, दिल में दर्द हुआ था, वो केवल गांधी जी ही जानते हैं।
स्वामी ने बोला हमला, धर्म की आड़ में बदला। गाली देना ही अपना धर्म समझते हैं और उसी में अपना काम। समाजवादी पार्टी में जितनी चर्चा शिवपाल यादव को मिले सम्मान की नहीं हो रही, उससे ज्यादा चर्चा इन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके दिए बयान की हो रही। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र कर सूबे की राजनीति को गर्म कर दिया। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि इंडियंस आर डॉग कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान और बदसलूकी ट्रेन में जो गांधी जी से किया था वो दर्द गांधी जी ने ही समझा था। उसी प्रकार धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं और शूद्र समाज की जाती है उसका दर्द भी महिलाएं और शूद्र समाज ही समझता है। गाली देना ही अपना धर्म समझते हैं और उसी में अपना स्थान समझते हैं। अपमानित होने वाले से अपमान का दर्द अगर आप पूछेंगे, उसकी पीड़ा इतनी दर्दनाक होती है। गांधी जी को इंडियंस आर डॉग कह करके जिस तरीके से अपमानित किया था, दिल में दर्द हुआ था, वो केवल गांधी जी ही जानते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब स्वामी के ट्वीट से राजनीति गर्मा गई है। वो लगातार ट्वीट के जरिए न सिर्फ हमला बोल रहे बल्कि दलित और पिछड़ों के अपमान को लेकर एक तबके को घेर रहे। इसको रामचरितमानस से जोड़ लेते हैं, धर्म से जोड़ लेते हैं, अपने आराध्य देव से जोड़ लेते हैं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं। तो मुट्ठी भर लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये बात में समझ में नहीं आती। ये कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को नीच कहता है, अधम कहता है, महिलाओं को नीच में भी नीच, अति नीच बताता है। रामचरितमानस के खिलाफ है, क्योंकि रामचरितमानस की कौन सी चौपाई के खिलाफ है? उसी चौपाई को जो कहते हैं ढोल गंवार सूत पसनारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जिस तरीके से विवादित बयान दिया, उसके बाद से ही लगातार धार्मिक संगठन स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार अपने बयान पर कायम है और वो हर दिन ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं उसे लेकर अपनी बात, अपना सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने आज फिर एक ट्वीट किया और ट्वीट में शूद्र समाज को होने वाली पीड़ा का जिक्र किया। इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरीके से अंग्रेज इंडियंस आर डॉग्स कहते थे, उसी तरीके से महात्मा गांधी को जब ट्रेन से उतारा गया तो जो दर्द, जो पीड़ा उन्हें हुई, शायद उसी तरीके की पीड़ा आज शूद्र समाज और महिलाओं को भी हो रही है। दरअसल जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है, तब से कुछ साधु संतों ने स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसमें अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से लेकर तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस तक शामिल हैं, जो स्वामी को जान से मारने की धमकी और गर्दन काटने पर इनाम देने की बात तक कह चुके हैं। हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। अब इन्हीं साधु संतों के खिलाफ स्वामी ने ट्वीट कर न सिर्फ हमला बोला बल्कि यह भी कह दिया कि उन्होंने रामचरितमानस का विरोध नहीं किया बल्कि उनकी चंद चौपाई का विरोध किया है। आज हमने किसी भी आराध्य धर्म ग्रंथ और धर्म के खिलाफ बात नहीं की। कुछ बिंदुओं पर चूंकि ये अपमानजनक टिप्पणी है, गाली है, इसलिए इसको संशोधित किया जाए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का एपिसोड कहीं से भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो कभी ट्वीट से तो कभी बयान से हमला कर रहे, तो दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन जो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पहले दिन से ही मोर्चा खोले हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर जो रार शुरू हुई है, जो विरोध शुरू हुई है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसे में आज भी आगरा में जो हिंदूवादी संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका है। अब सवाल इस बात का है कि मानस पर छिड़ी ये महाभारत आखिर कहां जाकर खत्म होगी, क्योंकि जब जब लगता है कि ये बात खत्म हो गई तब कोई आकर इसमें घी डाल देता है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा।
तो देखिए, इसी विवादित बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कायम, अपमान की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। और धर्म के नाम पर अपमानित करने की परंपरा पर लगाम लगे, आपत्तिजनक शब्दों को संशोधित करना अपराध नहीं है, गाली देने वालों के पेट में अब दर्द हो रहा है। ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया कि गाली देने वाले लोगों को अब पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि अपमान की व्यवस्था को वो खत्म नहीं करना चाहते हैं। कहा कि यह परंपरा खत्म होनी चाहिए। किसी भी आराध्य धर्म ग्रंथ और धर्म के खिलाफ बात नहीं की। हमने तथाकथित रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश, जिससे इस देश की महिलाओं को और शूद्र समाज को प्रताड़ित करने का पक्षधर है और बात करता है, वहीं पर शूद्र समाज को अपमानित किए जाने की व्याख्या करता है। इसलिए इसको संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए, एक छोटी सी मांग है। अब लोग बार बार इसको रामचरितमानस से जोड़ लेते हैं, धर्म से जोड़ लेते हैं, अपने आराध्य देव से जोड़ लेते हैं। अरे भाई, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं। बात केवल महिलाओं और शूद्र समाज को सम्मान दिलाने की बात कर रहा हूं, तो मुट्ठी भर लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, यह बात में समझ में नहीं आती। और देखिए, इधर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि बिन जाने धार्मिक चीजों पर टिप्पणी करना सही नहीं है। स्वामी को पहले अध्ययन करना चाहिए, फिर टिप्पणी करनी चाहिए। वंशवाद की राजनीति में भ्रष्टाचार रहता है, हमारी सरकार बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए चिंता रखती है। ये बयान भी देखिए उनकी तरफ से दिया गया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो बयान दिए गए, इस पर कटाक्ष करते हुए स्वतंत्र देव सिंह कहा कि अध्ययन करना चाहिए, फिर टिप्पणी करनी चाहिए। धार्मिक चीजों के बारे में जब तक ना पता हो तब तक नहीं बोलना चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह का ये बयान कि पहले पढ़ें उसके बाद कोई बयान दे, धार्मिक चीजों पर इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। वहीं भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने स्वामी पर पलटवार किया, कहा कि वो अपने ही समुदाय का अपमान कर रहे हैं। रामचरितमानस के लेकर के विवादित बोल के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पे लगातार कायम है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल जी। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें लिखी चौपाइयों के खिलाफ वो है। वो रामचरितमानस के खिलाफ है, क्योंकि रामचरितमानस की कौन सी चौपाई के खिलाफ है? उसी चौपाई को जो कहते हैं ढोल गंवार सूद पसनारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। तो आप उनसे पूछिए कि ताड़न शब्द का अर्थ क्या है। ताड़ना हमारे तरफ जो अवधी भाषा में है, जिसमें लिखी गई है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, ये होता है कि ध्यान देना। ताड़ने का मतलब होता है हम ताड़ रहे हैं, आपको देख रहे हैं गौर से। तो उस चौपाई में भी लिखा है कि ये लोग गौर से ध्यान देने की इनकी तरफ आवश्यकता है, ये इसके अधिकारी हैं। मतलब जो आज एक तरह से देश की मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं, ये उस समय भी चौपाई में लिखा गया था। और स्वामी प्रसाद मौर्य को ताड़ना और प्रताड़ना में अंतर समझना चाहिए, दोनों दो शब्द हैं। सीएम योगी का आज प्रयागराज का दौरा है और वो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की स्थापना के 150 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हाईकोर्ट बार के इस कार्यक्रम में 4 फरवरी को कानून मंत्री किरण रिजिजू शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का एक खास कार्यक्रम है 150 साल पूरे होने पर, और इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 फरवरी को किरण रिजिजू भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देखिए, आज से 2024 में युवाओं के सहारे कमल खिलाने के लिए योगी सरकार के 2 बड़े कार्यक्रम शुरू होंगे। एक होगा मिशन रोजगार के तहत रोजगार मेलों का आयोजन, और दूसरा होगा विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं को उद्यमी बनाने के लिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और शिक्षाविद के स्पेशल सेशंस।
प्रदेश में 18 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या है 3,45,00,000 से ज्यादा, और अगर इनको साथ में ले लिया तो जीत की राह आसान होगी। आज मिशन रोजगार की शुरुआत पूर्वांचल की धरती से होगी। आजमगढ़ की दीदारगंज विधानसभा सीट पर पहले रोजगार मेले का आयोजन होगा और 31 मार्च तक प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में ऐसे रोजगार मेले होंगे। हरीश रावत ने धामी सरकार पर बड़ा हमला बोला, कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड को नशेड़ी बना दिया और पूरे प्रदेश को शराब का हब बना दिया। तो हरीश रावत ने धामी सरकार पर हमला बोलते हुए देखिए बयान दिया है, कहा है कि उत्तराखंड को शराब का हब बना दिया है सरकार ने। कांग्रेस नेता हरीश रावत का यह बयान, और कहा कि 2023 खराब कर रहे हैं। यह बयान देखिए उनकी तरफ से दिया गया। से हाईएस्ट मैंड्रेक वो बिक रही है राज्य के अंदर, जो है पूरा नशेड़ी राज्य बना दिया। जो कमी है वो शराब की, जहरीली शराब, नकली शराब का हब बना दिया उत्तराखंड को। तो 2023 को तो हमारा बर्बाद करो, 2024 में भगवान जाने कौन क्या करोगे। तो देखिए कहा कि सिंबल के पीछे सब खड़े रहेंगे। नेता राहुल गांधी, थोड़ा विचारों का मतभेद तो रहता है, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया जो आपने सुना। और इसी के साथ देखिए आपको बता दें कि उत्तराखंड के 4 जिलों में आज का दिन बहुत भारी है। उत्तराखंड के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर अगले 24 घंटे अवलॉन्च का बड़ा खतरा है। चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिलों में अगले 24 घंटे का खतरा है। 3000 मीटर से ऊपरी इलाकों में अवलॉन्च का खतरा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। अलर्ट को देखते हुए ही एक हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने पुष्टि की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर आज का दिन बहुत भारी रहने वाला है। अगले 24 घंटे अवलॉन्च का बड़ा खतरा इन 4 जिलों पर, और ये पहले से ही अलर्ट देखिए जारी किया गया है। 3000 मीटर से ऊपर अवलॉन्च का अलर्ट है। 4 जिले ऐसे जहां पर अवलॉन्च का बड़ा खतरा है उत्तराखंड में, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसी को लेकर अलर्ट देखिए जारी किया गया है। 3000 मीटर से ऊपर अवलॉन्च का ये अलर्ट उत्तराखंड के 4 जिलों के लिए जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आप इस वक्त की देख रहे हैं जहां उत्तराखंड के 4 जिलों में अवलॉन्च का खतरा है और 3000 मीटर से ऊपर अवलॉन्च का ये अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिले ऐसे रहेंगे जिनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा खतरे से भरा रह सकता है। ये पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया है और 4 जिले जहां पर अवलॉन्च का बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। 3000 मीटर से ऊपर अवलॉन्च का अलर्ट जारी किया गया है। बात करते हैं उत्तराखंड के पहाड़ों की, जहां अपनी खुशबू बिखेर रही है बुरांश। इस बार भी बुरांश अपने समय से पहले खिलना शुरू हो गया है और इससे पर्यावरणविद चिंतित हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। रुद्रप्रयाग का जंगल बुरांश की खुशबू से महक रहा है। जंगल में लाख सुर्ख बुरांश खिले हुए हैं, जिससे जंगल की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मगर उत्तराखंड के पहाड़ों में बुरांश का फूल मार्च महीने से खिलना शुरू हुआ था, मगर बुरांश के इतने पहले खिलने से पर्यावरणविद भी हैरान है। इस पर जानकारों का मानना है कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है। जो हमारा बुरांश है, जो हमारे हिमालय का बहुत ही इम्पोर्टेंट वृक्ष है, इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है वो दिसंबर और जनवरी से ही शुरू हो जा रही है, जबकि इसका जो फ्लावरिंग स्टेज है, ब्लूमिंग स्टेज है, वो फरवरी लास्ट से और मार्च 15 तक होता है। क्योंकि अभी इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग है, हम सब लोग जानते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट शिफ्ट हो गया है, क्योंकि जो गर्मी मार्च अप्रैल में होती है वो दिसंबर में ही हो जा रही है। पर्यावरणविद मानते हैं कि कुछ साल से मौसम में काफी परिवर्तन आ गया है। समय से बारिश नहीं हो रही तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी कम देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि चोपता के जंगलों में बुरांश के फूल समय से पहले देखने को मिल रहे हैं। प्रोसेरिया की एक दूसरी प्रजाति है, फैन कमल जिसको कहते हैं, उनमें भी फ्लावरिंग 20 दिन या 25 दिन पहले रिपोर्ट की गई है। साथ ही साथ जैसे आपने कहा उच्च हिमालयवर्ती क्षेत्र हैं, तो ये स्नोफॉल का, तो जो टोटल स्नोफॉल जो एक्युमुलेट होती है वो पिछले 4 और 5 महीनों के अंदर विंटर में वो उसमें भी कमी आई।
पर्यावरणविद मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में आ रहे बदलाव की वजह से बुरांश समय से पहले खिलने लगा है। मगर सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्या बदलाव हुआ कि बुरांश का फूल समय से पहले खिलने लगा है। बुरांश का फूल पहाड़ों की शान कहा जाता है। ये फूल इतना खूबसूरत होता है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। साथ ही इससे निकलने वाला जूस कई बीमारियों में रामबाण का काम करता है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। और खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।